दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक इंसान की शादी जानवर के साथ हो जाए? आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक शहजादी की शादी बकरे के साथ कर दी गई। बादशाह ने शहजादी की शादी बकरे के साथ क्यों कर दी? आइए सुनते हैं। कई सौ साल पहले की बात है। उस वक्त दुनिया में बादशाहतें होती थीं। तख्त और ताज की कहानियां लोगों की जुबान पर रहती थीं और बादशाहों का हुक्म ही कानून समझा जाता था। इन्हीं बादशाहों में एक नाम था, सुल्तान शेर बहादुर खान। नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि ये कोई मामूली शख्स नहीं था। उसका कद ऊंचा, जिस्म सख्त और चेहरा ऐसा कि देखने वाला होशियार हो जाए। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि सामने वाला झूठ बोलने से हिचकिचाता था। उसकी तलवार की चमक दुश्मनों की नींदें उड़ा देती थी और उसका लहजा इतना पुरअसर होता कि बड़े बड़े वजीर भी सांस रोक कर सुनते। लेकिन जिस शख्स की तलवार से जंग जीत ली जाती थी, वो भी एक नन्ही सी मुस्कान के सामने हार जाया करता था। ये मुस्कान थी उसकी इकलौती बेटी शहजादी महरीन की। शहजादी महरीन के बारे में जो सुने, वो यही कहता कि हर बाप को ऐसी बेटी मिले, और शहजादी महरीन वो अपने बाप की जान थी। शहजादी महरीन सिर्फ हसीन नहीं थी, बल्कि अक्लमंद और बहादुर भी थी। महल के लोग कहते थे कि अगर सुल्तान के बाद कोई तख्त पर बैठ सकता है तो वो महरीन ही है। उसे जानवरों से बेहद लगाव था। औरतों की तरह सजने संवरने का शौक नहीं था, बल्कि बकरे बकरियों, मोरों, घोड़ों और ऊंटों के साथ वक्त गुजारना उसे पसंद था। उसकी नज़र जानवर की शक्ल पर नहीं, उसके अंदाज और चाल पर जाती थी, और शायद ये लगाव उसे अपने बाप से ही मिला था। बादशाह को भी जानवरों से बहुत लगाव था, लेकिन सिर्फ पालने का नहीं, समझने का भी। वो कहता था कि जानवर वो जुबान बोलते हैं जो इंसान भूल चुका है, वफा, खामोशी और सच्चाई की जुबान। महल में बीसियों जानवर थे और हर जानवर की अपनी कहानी थी। कोई बूढ़ेपन में लाया गया, कोई जंगल से बचाया गया और कोई किसी मेले से खरीदा गया। एक रोज एक खास पैगाम आया। उस पैगाम में एक दूसरे मुल्क के बादशाह ने सुल्तान शेर बहादुर को दावत दी, दोस्ती की, तिजारत की और तहजीब की। बादशाह को बुलाया गया था कि वो कुछ हफ्तों के लिए उस मुल्क का दौरा करे। सुल्तान को पहले तो शाही कामों का बहाना सूझा, लेकिन फिर दिल में आया कि शायद कुछ नया देखने को मिले। और फिर शहजादी महरीन से रुखसत लेकर वो अपने खास काफिले के साथ उस दूसरे मुल्क रवाना हो गया। सफर आसान नहीं था। दिन का सूरज चमकता और रात की हवा जैसे रगों में उतर जाती। लेकिन जब वो दूसरे मुल्क पहुंचा तो वहां की मेजबानी देखकर उसका थकान दूर हो गया। फूलों से सजी सड़कों पर जब सुल्तान का काफिला गुजरा तो लोग आदाब करते हुए खड़े थे। शहर के बाजारों में रौनक थी, लेकिन एक बाजार ऐसा था जो खासकर जानवरों के लिए था। और वहीं बाजार के एक कोने में सुल्तान की नजर एक अजीबोगरीब जानवर पर पड़ी। एक बकरा। लेकिन ये कोई आम बकरा नहीं था। सफेद, बिल्कुल दूध जैसा रंग, लंबा कद, चमकदार आंखें और चाल ऐसी जैसे कोई शहजादा आ रहा हो। गर्दन में एक हल्की सी रेशमी डोरी थी, लेकिन बकरा खुला घूम रहा था, फिर भी किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। पास ही एक सौदागर खड़ा था जिसकी आंखें उस बकरे पर और दिल खरीदारों पर था। बादशाह वहीं रुक गया। ये बकरा किसका है? उसकी आवाज में दिलचस्पी झलक रही थी। सौदागर ने आदाब किया। बादशाह सलामत, ये मेरा बकरा है, लेकिन ये आम बकरा नहीं। बादशाह की आंखों में चमक आ गई। क्यों? क्या खास बात है? सौदागर मुस्कुराया। ये बकरा घास नहीं खाता, बादशाह सलामत। इसे सिर्फ जाफरान की पत्तियां पसंद हैं, और पानी की जगह ये गाय का दूध पीता है। अगर आप इसे पानी देंगे तो मुंह फेर लेगा। बादशाह ने हैरानी से बकरे को देखा। बकरा भी जैसे बात समझ रहा हो। उसकी आंखें बादशाह की आंखों में जा मिलीं। एक अजीब सी शांति थी उस जानवर के चेहरे पर, जैसे कोई बात छुपी हो। बादशाह को पहली बार महसूस हुआ, ये बकरा किसी और ही मिजाज का है। इसकी कीमत? बादशाह ने पूछा। सौदागर बोला, बादशाह सलामत, शौद बड़ी चीज है, कीमत आप तय करें। बादशाह ने सोने की थैली उसकी तरफ फेंकी और कहा, ये बकरा अब हमारे साथ जाएगा। इसका नाम होगा शेरू। बकरा जैसे सब समझ रहा था। वो सौदागर के पीछे से हटा और बादशाह के पीछे चलने लगा।
कोई जोर, कोई खींचतान नहीं, जैसे उसके अंदर खुद ब खुद बादशाह के साथ जाने की मंजूरी हो। कुछ ही दिनों बाद सुल्तान अपने पूरे काफिले के साथ वापस अपने मुल्क लौट आया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बकरा शेरू अब बादशाह के महल का हिस्सा बन चुका था। लेकिन वो कोई आम जानवर नहीं था। उसकी खूबसूरती, उसकी चाल, उसकी खामोश मौजूदगी इतनी पुरअसर थी कि महल के हर कोने में बस उसी की बातें होने लगीं। महल में पहले भी कई जानवर थे, मोर, घोड़े, ऊंट, यहां तक कि शिकार से लाए गए शेर और चीते भी। लेकिन किसी जानवर ने ऐसा तासुर नहीं छोड़ा था जैसा इस बकरे ने छोड़ा। सफेद रंग ऐसा कि जैसे चांदनी रात की चमक उसमें उतर आई हो, चाल ऐसी जैसे कोई रियासत का शहजादा हो, और आंखें, वो आंखें तो जैसे इंसान से भी ज्यादा समझदार लगती थीं। जब वो महल के बाग में चलता तो ऐसा लगता जैसे कोई इंसानों की तरह सोचता हुआ शख्स तहजीब से कदम रख रहा हो। कुछ ही दिनों में उसकी शोहरत महल से निकलकर पूरे इलाके में फैल गई। बाजारों में, चौराहों पर, चाय की दुकानों में, यहां तक कि बच्चों के खेलों में भी शेरू का जिक्र होने लगा। क्या तुमने देखा सफेद बकरा? कहते हैं वो बकरा इंसानों जैसी आंखें रखता है। सुना है वो सिर्फ जाफरान खाता है और दूध पीता है। बात फैलते फैलते पड़ोसी इलाकों तक पहुंच गई। बादशाह सुल्तान शेर बहादुर को जब ये बात पता चली तो उसने एक ऐलान करवा दिया, हमारे महल के खुले मैदान में 7 दिन के लिए बकरा शेरू को रखा जाएगा। हर वो शख्स जो इस बकरे को देखना चाहता है बेझिझक आ सकता है। अगले ही रोज महल के बाहर लंबी कतारें लग गईं। अमीर, गरीब, बूढ़े, बच्चे, हर कोई सिर्फ एक झलक पाने के लिए बेचैन था। जैसे कोई मेला लग गया हो, लेकिन उस मेले में न तामाशा था न खेल, बस एक बकरा था और उसके देखने की दीवानगी। लोग दूर दराज से आते, शेरू को देखते, कुछ देर खामोशी से उसके पास बैठते और फिर जाते हुए कहते, ये जानवर नहीं, कोई बहुत बड़ी हस्ती है। कुछ बूढ़े तो यहां तक कहने लगे, इस बकरे की चाल में कोई कहानी छुपी है, ये कोई आम जानवर नहीं हो सकता। बादशाह हर शाम अपने महल की ऊंची बालकनी से ये सब देखता और मुस्कुराता। उधर ये बात अब तक शहजादी महरीन तक भी पहुंच चुकी थी। उस वक्त वो अपने महल के कमरे में अपने मोर को नहला रही थी जब उसकी एक खास लौंडी ने आकर कहा, शहजादी, सुना है आपके अब्बा जान ने एक अजीबो गरीब बकरा खरीदा है। वो इतना हसीन और समझदार है कि लोग दूर दूर से उसे देखने आ रहे हैं। महरीन ने हाथ थाम लिया, क्या सच में? जी शहजादी, वो सफेद है, बड़ा और बहुत ही सलीके से रहता है। शहजादी के चेहरे पर जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। उसे बचपन से ही जानवरों में दिलचस्पी थी, लेकिन कभी किसी बकरे को लेकर इतना शौक पैदा नहीं हुआ था। वो उठ खड़ी हुई और सीधा अपने अब्बा जान के पास जा पहुंची। बादशाह उस वक्त अपने दीवान खाने में अपने वजीरों के साथ कुछ अहम मसलों पर बात कर रहा था, मगर जैसे ही शहजादी कमरे में दाखिल हुई उसने सबको चुप करवा दिया। आओ बेटी, कैसे आना हुआ? उसने प्यार से पूछा। अब्बा जान, मैंने सुना है आप एक बकरा लाए हैं, महरीन ने मुस्कुराकर कहा। बादशाह हंस पड़ा। मैं खुद तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन सोचा पहले लोगों को उसे देखने दूं। अब देखो, पूरा इलाका उस पर फिदा हो गया है। मैं उसे देखना चाहती हूं, महरीन ने उत्सुकता से कहा। जरूर, बादशाह ने जवाब दिया। कल सुबह तुम आराम से जाकर देख लेना, लेकिन याद रखना, उसने बात रोककर नजदीक आकर कहा, उसकी पीठ पर मत चढ़ना। सौदागर ने बताया था कि वो किसी को भी अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देता है। अगर जबरदस्ती की जाए तो बेकाबू हो जाता है। शहजादी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने सिर हिलाया। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें, मैं सिर्फ देखूंगी और हो सके तो बात करूंगी। बात? बादशाह मुस्कुराया। वो जानवर है बेटी, महरीन ने धीमे से कहा। हर जानवर कुछ न कुछ कहता जरूर है। बादशाह ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक पल को अजीब सा ख्याल कौंधा। शहजादी ने आदाब किया और वापस अपने कमरे की तरफ चल दी। उस रात महल खामोश था, मगर शहजादी की आंखों में नींद नहीं थी। वो बकरा, शेरू, जिसने पूरे मुल्क का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, वो कल उसकी आंखों के सामने होगा। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा अभी रुखसत नहीं हुई थी और महल के बाग में ओस की बूंदें अब भी फूलों पर जमी हुई थीं। सूरज की हल्की सी रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और महल के गलियारों में नौकर चाकर अपने कामों में लगे हुए थे।
इसी सुकून भरी सुबह में शहजादी महरीन तैयार होकर अपनी कुछ वफादार नौकरानियों के साथ बाहर निकल पड़ी। आज का दिन उसके लिए खास था। वो जानवरों की शौकीन थी, लेकिन आज वो किसी आम जानवर को नहीं बल्कि शेरू को देखने जा रही थी। वो बकरा जिसकी खूबसूरती और तहजीब की बातें अब तक सिर्फ लोगों की जुबान और अपने अब्बा की आंखों में देखी थीं। शहजादी जब अपने अब्बा सुल्तान शेर बहादुर के पास पहुंची तो बादशाह उस वक्त दीवान खाने में बैठा अपनी चाय पी रहा था। शहजादी ने अदब से कहा, बाबा, आज मैं शेरू को देखने जा रही हूं। बादशाह ने प्याले को मेज पर रखते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटी, लेकिन पर्दे का इंतजाम करवाना होगा। मैं हुक्म देता हूं कि मैदान से सारे मर्द हटा दिए जाएं और पर्देदार इंतजामात हो जाएं। तुम्हारी हिफाजत और पर्देदारी हमारे लिए अहम है। फौरन सिपाहियों को हुक्म दे दिया गया। महल के मैदान में मौजूद सभी मर्दों को दूर कर दिया गया। जगह जगह पर्दे टांगे गए ताकि कोई गैर नजर शहजादी को न देख सके। चंद लम्हों बाद शहजादी महरीन बाग की जानिब बढ़ी। उसके साथ 4 खास लौंडियां थीं। वो चारों धीरे धीरे चलते हुए शहजादी के पीछे पीछे आ रही थीं। महरीन की चाल में नरमी थी, मगर आंखों में वो चमक थी जो किसी तलाश का असर दिखाती है। जब वो बाग के उस खुले मैदान में पहुंची जहां शेरू को रखा गया था, तो उसकी रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो गई और सामने बकरे की खूबसूरत चमकदार दूध जैसी सफेद रंगत और खामोश आंखें। बकरा, जो अब तक चुपचाप बाग की हरियाली में बैठा था, अचानक जैसे कुछ महसूस करता है। उसने गर्दन घुमाई और उसकी आंखें सीधा शहजादी महरीन की आंखों से जा मिलीं। एक लम्हा ठहर गया। न तो बकरा कुछ बोला और न ही शहजादी। बकरा उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे, तहजीब से। उसने जैसे आदाब किया। शहजादी की सांसों में अजीब सी सरसराहट हुई। बिल्कुल वैसा ही है जैसा लोगों ने बताया, नहीं, शायद उससे भी ज्यादा, शहजादी ने दिल ही दिल में कहा। वो धीरे धीरे उसके पास गई और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। बकरा बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में खामोश इत्मीनान था, जैसे वो शहजादी की मौजूदगी से मुतमिन हो। अचानक शहजादी के दिल में एक ख्याल कौंधा। क्या वाकई ये किसी को अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देता? उसने पलटकर अपनी लौंडियों को देखा और कहा, मैं इसकी पीठ पर बैठना चाहती हूं। लौंडियां एकदम घबरा गईं। शहजादी साहिबा, बादशाह सलामत ने मना किया है। आपने खुद कहा था कि यह बकरा किसी को सवार नहीं करने देता। महरीन मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में शरारत नहीं थी, बल्कि एक हैरानी थी। अगर अब्बा जान को बताओगी तो वो शायद नाराज होंगे, लेकिन तुम लोग नहीं बताना। बस एक बार देखना चाहती हूं कि क्या ये वाकई वैसा ही है जैसा कहा गया। लौंडियां उलझन में एक दूसरे को देखने लगीं, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि शहजादी को रोके। महरीन आगे बढ़ी, उसके पास पहुंची और हल्के से उसके पीठ पर हाथ रखा। बकरा चुप रहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अब शहजादी उसके नजदीक खड़ी थी। उसने जैसे ही एक पैर उसकी पीठ पर रखा, बकरा एक पल को ठहरा और फिर खड़ा रहा। शहजादी ने खुद को संभाला और शेरू की पीठ पर सवार हो गई। चारों लौंडियां सांस रोककर देख रही थीं, मगर बकरा न तो बेकाबू हुआ न ही पीछे हटा, बल्कि उसने शहजादी को अपनी पीठ पर बिठाया और बाग की जानिब धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसकी चाल अब भी सलीके से थी। शहजादी उसके ऊपर बैठी थी, मगर ऐसा लगता था जैसे दोनों को एक दूसरे के वजन का कोई एहसास नहीं। बकरा उस खुले मैदान में ले जा रहा था, कभी झाड़ियों के पास से, कभी फूलों की क्यारियों के किनारे से, और शहजादी महरीन की आंखों में अब हैरत के साथ साथ कोई और भी चीज थी, एक एहसास जिसे वो खुद भी पहचान नहीं पा रही थी। करीब आधा घंटा यूं ही बीत गया। फिर बकरा वापस उसी जगह आकर खड़ा हो गया जहां से चला था। उसने गर्दन मोड़ी और शहजादी नीचे उतर गई। महरीन ने उसकी आंखों में देखा। उसमें न कोई गुरूर था न कोई डर, बस एक खामोश इत्मीनान था। तुम अलग हो, शहजादी ने धीमे से कहा। तुम बाकियों जैसे नहीं हो। बकरा चुप रहा, जैसे वो उस बात को सुन चुका हो। फिर शहजादी ने लौटने का इरादा किया। चारों लौंडियां हैरान, परेशान, मगर दिल ही दिल में इस बात से राहत महसूस कर रही थीं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। महरीन ने पीछे मुड़कर आखिरी बार बकरे को देखा और फिर चल पड़ी। अगली सुबह महल में आम दिनों जैसी हलचल थी, मगर बाग के उस कोने में
जहां शेरू को रखा गया था, कुछ अजीब सी खामोशी तारी थी। हवा में एक रुकावट थी, जैसे पत्तियां भी सन्नाटे में डूबी हों। महल के दो वफादार नौकर, जिनकी ड्यूटी शेरू की देखभाल के लिए लगाई गई थी, धीमे कदमों से बादशाह सुल्तान शेर बहादुर के सामने हाजिर हुए। बादशाह सलामत, एक नौकर ने नरमी से कहा। एक अजीब बात है जो आपको बताना जरूरी समझी। बादशाह उस वक्त अपने दीवान खाने में बैठा दस्तावेजात देख रहा था। उसने सर उठाया और कहा, क्या बात है? बादशाह सलामत, शेरू, बकरा, कल शाम से उसने न तो दूध पिया है और न ही जाफरान खाया है। हम दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ एक बार हमारी तरफ देखा और फिर आंखें फेर लीं। बादशाह की पेशानी पर बल पड़ गए। दूध नहीं पिया? उसने दोहराया। नहीं, दूसरे नौकर ने जवाब दिया, और जाफरान की पत्तियां भी वैसी की वैसी पड़ी रहीं। बादशाह उठ खड़ा हुआ। तुमने किसी हकीम को दिखाया? जी हां, 4 बड़े हकीम आ चुके हैं। सबने कहा कि बकरा बिल्कुल तंदुरुस्त है, ना कोई बुखार, ना पेट की तकलीफ, ना कोई बाहरी चोट। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से टहलता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, 1-2 दिन और देखो, शायद मौसम की वजह से मूड में बदलाव हो। नौकर आदाब करके चले गए, लेकिन सुल्तान शेर बहादुर का दिल अब बेचैन हो चुका था। उसके दिल में उस बकरे के लिए एक अजीब सी मुलायमियत थी। वो जानता था कि ये कोई मामूली जानवर नहीं। उसकी हरकतें, उसकी आंखें और सबसे बढ़कर उसका बर्ताव इंसानों जैसा था। 2 दिन और गुजर गए, मगर शेरू वैसा ही रहा। न कुछ खाया, न पिया, सिर्फ बैठा रहा, गर्दन झुकाए, आंखें बंद की, जैसे किसी सोच में डूबा हो। अब बादशाह का इंतजार जवाब दे गया। उसने बड़े दरबार का ऐलान करवा दिया। दरबार में वजीर, हकीम, सिपहसालार और महल के तमाम जिम्मेदार लोग जमा थे। सुल्तान सख्त लहजे में बोला, हमारे महल का अजीज बकरा शेरू अब 4 दिन से न कुछ खा रहा है, न पी रहा है। हमने सारे इलाज करवाए, लेकिन वजह समझ नहीं आ रही। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने उसके साथ कोई ऐसी हरकत की है जो उसे नागवार गुजरी हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर किसी के पास जवाब नहीं था। तभी दरबार के एक कोने से एक बूढ़ा नौकर कांपते हुए खड़ा हुआ। उसका जिस्म झुका हुआ था, आंखों के नीचे गड्ढे थे, लेकिन उसके चेहरे पर ईमानदारी की झलक थी। बादशाह सलामत, उसने कांपती आवाज में कहा, अगर इजाजत हो तो मैं आपसे अकेले में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। बादशाह की नजर उस नौकर पर गई। तुम मेरे बचपन से साथ हो, चलो मेरे साथ। बादशाह उसे लेकर अपने खास कमरे में चला गया, जहां सिर्फ एक दरवाजा था और कोई दूसरा न था। दरवाजा बंद होते ही बूढ़ा नौकर नीचे झुक गया। बादशाह सलामत, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है। बादशाह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सीधा कहो। कल जब आपने हुक्म दिया था कि शहजादी मेहरीन को देखने के लिए सब मर्द वहां से हट जाएं, मैं उस वक्त शेरू के लिए दूध लेकर जा रहा था, लेकिन बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और मैं एक पेड़ की आड़ में छुप गया। बादशाह की आंखें गुस्सिली हो गईं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बूढ़ा नौकर बोलता गया, मैंने देखा, शहजादी मेहरीन आई। उन्होंने बकरे को बहुत प्यार से देखा और फिर वो उसकी पीठ पर सवार हो गईं। बादशाह ने हैरानी से कहा, क्या? जी हां। और बादशाह सलामत, सबसे अजीब बात यह थी कि वो बकरा, जिसने आज तक किसी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं दिया, उसने शहजादी को सवारी कराई, ना तो उखड़ा, ना चिल्लाया, ना ही हिला। कमरे में सन्नाटा छा गया। बादशाह चुपचाप खड़ा रहा, जैसे सोच में डूब गया हो। बूढ़ा नौकर धीमे लहजे में बोला, और बादशाह सलामत, उसके बाद से ही शेरू ने न दूध पिया, न जाफरान खाया। कुछ पल बाद बादशाह ने गर्दन उठाई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि उलझन और एक अजीब सी बेचैनी थी। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, बादशाह ने सख्ती से कहा। बादशाह सलामत, मेरी जुबान बंद रहेगी। बूढ़ा नौकर बोला, ठीक है, अब जाओ। बूढ़ा आदाब करके कमरे से निकल गया। बादशाह वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में अब कई सवाल थे। बादशाह सुल्तान शेर बहादुर गौर व फिक्र में डूबा था। उसके दिल में अब वो इत्मीनान नहीं था जो एक हकीम के बकरा तंदुरुस्त है कहने से आता है। अब उसे उस जानवर से अजीब सा रिश्ता महसूस हो रहा था। एक ऐसा रिश्ता जो अल्फाज से नहीं,
बल्कि नजरों और हरकतों से बनता है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद वजीर को बुलाया। वजीर उम्र में भले ही कुछ बड़ा था, मगर उसकी अक्ल, सलीका और सियासत के फैसले इतने पुख्ता होते थे कि बादशाह उसके मशवरे को हमेशा अहमियत देता था। बादशाह ने उसे वो सब कुछ बता दिया, बूढ़े नौकर की बात, बकरा का भूखा रहना और शहजादी का उसकी पीठ पर सवार होना। वजीर ने लंबी सांस ली, फिर धीरे से मुस्कुराया। बादशाह सलामत, उसने कहा। अगर मेरी राय कबूल हो तो एक आसान तरीका है इसे समझने का। शहजादी को कुछ न बताया जाए, बस यूं कहा जाए कि शेरू कुछ नहीं खा रहा और आप चाहते हैं कि वो खुद जाकर उसे दूध पिलाए और जाफरान खिलाए। अगर शेरू खा ले तो शायद जवाब मिल जाए। बादशाह ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर सिर हिलाया। ठीक है, बुलाओ शहजादी महरीन को। कुछ ही देर बाद शहजादी दीवान खाने में हाजिर हुई। उसने अपने अब्बा की आंखों में थोड़ी सी उलझन देखी। अब्बा जान, सब खैरियत है? बादशाह ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा। बेटी, शेरू 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा, न दूध न जाफरान। तुमसे एक दरख्वास्त है, क्या तुम खुद जाकर उसे दूध पिला सकती हो? शायद तुम्हारी मौजूदगी में वो कुछ खा ले। शहजादी के चेहरे पर फ़िक्र की लकीरें आ गईं। जरूर अब्बा जान, उसने कहा। अगर मेरी वजह से उसका दिल हल्का हो सकता है तो मैं जरूर जाऊंगी। और फिर वही हुआ, जिस बात की उम्मीद भी नहीं थी और जो जवाब भी था। जब शहजादी बकरा शेरू के पास पहुंची तो बकरा धीरे से उसकी तरफ आया और अपनी गर्दन उसके हाथ की तरफ कर दी, जैसे उसे पहचानता हो। शहजादी ने प्याले से दूध निकाला और उसके मुंह के पास ले गई। शेरू ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर दूध पीने लगा। शहजादी ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट महसूस की। देखो, ये पी रहा है, उसने पीछे खड़ी लौंडी से कहा। फिर उसने जाफरान की कुछ पत्तियां निकालीं और आगे बढ़ाईं। शेरू ने वो भी खा लीं, आराम से, बगैर किसी नखरे के। शहजादी कुछ देर उसके पास बैठी, उसकी पीठ पर हाथ फेरा और फिर वापस अपने कमरे की जानिब चल दी। उधर बादशाह ये सब पर्दे के पीछे से देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी, मगर अब हैरानी के साथ साथ कुछ और भी था। एक खामोश बात कि ये बकरा अब आम जानवर नहीं रहा। वो उसकी बेटी से जुड़ चुका है, एक ऐसे बंधन में जिसे न तो इंसानी रिश्तों से समझा जा सकता है और न ही दस्तावेजों से साबित किया जा सकता है। वो सीधा अपने वजीर के पास पहुंचा और सारा मंजर बयान किया। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, अब फैसला आप पर है, मगर मेरी गुजारिश यही होगी कि इस बकरे को शहजादी को तोहफे में दे दीजिए। इससे दोनों खुश रहेंगे और शायद शेरू भी अपनी जिंदगी पहले जैसी जी सकेगा। बादशाह ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, आज ही उसे तोहफे में देने का ऐलान किया जाएगा, मगर शहजादी को ये एहसास नहीं दिलाना कि हमने कुछ देखा या कुछ जाना है। शाम ढलते ही बादशाह ने शहजादी को बुलवाया। बेटी, उसने कहा, तुम्हारी वफा और मोहब्बत देखकर मैं बहुत खुश हूं। इसलिए आज से शेरू सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है। ये तुम्हारा तोहफा है, मेरे दिल से दिया गया। शहजादी की आंखें चमक उठीं। सच अब्बा जान, क्या शेरू अब मेरा होगा? बिल्कुल, बादशाह ने कहा। तुम्हारे लिए एक बड़ा बाग तैयार किया जाएगा जहां तुम और शेरू साथ वक्त गुजार सको। और यूं वो बकरा जो एक मेहमान था अब शहजादी महरीन की जिंदगी का हिस्सा बन गया। चंद दिनों में महल के पीछे एक हरा भरा बड़ा और खूबसूरत बाग तैयार किया गया। उसमें नहरें बहती थीं, फूलों की कतारें थीं और एक कोना शेरू के आराम के लिए तैयार किया गया था। अब हर सुबह शहजादी वहीं होती, हाथ में दूध का प्याला लिए, शेरू के पास बैठी। वो उससे बातें करती, अपने दिल की बातें, और शेरू चुपचाप सुनता। कभी उसकी आंखें झपकतीं, कभी वो गर्दन झुकाकर शहजादी के पैरों के पास बैठ जाता। वक्त धीरे धीरे बह रहा था, उस वाकये को जब शेरू को शहजादी को तोहफे में दिया गया। अब तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। इस 1 महीने में शहजादी महरीन की जिंदगी में जैसे एक नया सुकून आ गया था। वो रोज सुबह अपने बाग में जाती, शेरू के पास बैठती, उसे जाफरान खिलाती, दूध पिलाती और दिन के आखिरी पहर तक अपने करीबी लोगों के साथ वहीं बातें करती। शेरू अब महल का हिस्सा नहीं बल्कि महरीन की आदत बन गया था। उसका मौन, उसकी हरकतें, उसकी आंखों की सादगी और समझदारी
महरीन के दिल में अजीब सा लगाव पैदा कर चुकी थीं। मगर उस रात सब कुछ बदल गया। रात बहुत सुकून भरी थी, मगर शहजादी महरीन को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदलती रहीं, आंखें बंद करने की कोशिश करती रहीं, मगर दिल बेचैन था, जैसे कोई आहट दूर से आवाज दे रही हो। आखिरकार उसने बिस्तर से उठकर अपने कमरे की खिड़की की तरफ रुख किया। खिड़की से ठीक सामने वही बाग नजर आता था जहां शेरू अपना वक्त गुजारता था। महरीन को उम्मीद थी कि शायद वो बकरा किसी कोने में बैठा होगा या सोया होगा, मगर जब उसने पर्दा हटाकर खिड़की से झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां रोज बकरा शेरू बैठा करता था, वहां अब कोई और था। वहां एक नौजवान बैठा था, बिल्कुल शाही लिबास में नहीं, मगर उसकी चाल ढाल, उसका अंदाज, उसकी खामोशी, ये सब कुछ बता रहे थे कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि कोई शहजादा है। उसका चेहरा गहरा, आंखें बोलती हुईं, और जिस्म से एक अजीब सा एहसास टपक रहा था, जैसे कई राज्य उसकी आंखों में बंद हों। और सबसे हैरत की बात ये कि उस नौजवान के पास बैठी थी शहजादी की खास लौंडी, कंचा। कंचा, वही जो हर वक्त शहजादी के साथ रहती थी, बाल संवारती, बातें सुनती, हंसती, रोती। और आज वो उस अजनबी नौजवान के पास बैठी थी, वो भी इस तरह जैसे दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हों। महरीन चुपचाप उस मंजर को देखती रही। ना उसने खिड़की बंद की, ना आवाज दी, ना किसी से सवाल किया। बस चुपचाप पर्दा खींचा और बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन नींद अब कहाँ थी? उसके जहन में वो मंजर घूमता रहा, वो नौजवान, उसकी गहरी आंखें, कंचा के खुले बाल, और वो खामोशी जो सब कुछ कह रही थी। सुबह होते ही महरीन ने सबसे पहले कंचा को बुलवाया। कमरे में दाखिल होते ही कंचा ने आदाब किया, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक थी। शहजादी का लहजा नर्म था, मगर आंखें सख्त। कंचा, कल रात बाग में शेरू की जगह जो नौजवान बैठा था, वो कौन था? और तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? कंचा की आंखें झुक गईं, उसकी उंगलियां आपस में गुथने लगीं। शहजादी साहिबा, उसने धीमे लहजे में कहा, आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, लेकिन ये बात बड़ी अजीब है। साफ साफ कहो, महरीन ने कहा। तुम दोनों वहां क्या कर रहे थे? कंचा ने गहरी सांस ली। शहजादी, असल बात यह है कि वो शेरू जो बकरा बनकर महल में आया है, वो दरअसल एक इंसान है। क्या? महरीन की आंखें फैल गईं। जी शहजादी, वो कंपन मुल्क का शहजादा है, एक ऐसा शहजादा जो किसी वजह से इस रूप में जी रहा है। और कंचा की आवाज और धीमी हो गई। उसे मेरे बाल पसंद हैं। बाल? महरीन की आवाज खड़ी हो गई। जी, उसे मेरे लंबे घने बाल बहुत पसंद हैं। हर रात जब सब सो जाते हैं, वो इंसान की सूरत में आता है और मेरे बाल खोल कर देखता है, उन्हें सहलाता है और मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता है। शहजादी को जैसे बिजली सी लगी। और ये सब कब से चल रहा है? करीब 1 हफ्ते से, कंचा ने कहा। शहजादी उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा अब सख्त हो गया था। खबरदार कंचा, अगर अब तुम उस बकरे या उस नौजवान के पास गईं, तो मैं तुम्हारे बाल वहीं बाग में कटवा दूंगी। कंचा ने सिर हिला दिया। ठीक है शहजादी, जैसा आप कहें, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी। शहजादी ने उसे इशारे से बाहर भेज दिया। बाग की दीवारों पर ओस की बूंदें चुपचाप लिपटी थीं, जैसे किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रही हों। और महल के अंदर शहजादी महरीन के कमरे में एक अजनबी सी थकान थी। उसने पिछली रात शेरू की तरफ देखना तो दूर, उसका जिक्र तक नहीं किया। न दूध, न जाफरान, न सैर, न कोई बात। वो चुप रही, बिल्कुल पत्थर की तरह। उसके दिल में एक ऐसी तड़प थी जो किसी से बयान नहीं होती। कंचा की बातें उसके जहन में बिछ गई थीं, जैसे कांटे हों, हर करवट पर चुभते, हर सांस के साथ लहू बहाते। वो बकरा जो सिर्फ मेरे पास आने पर खाता था, उसने मेरी ही नौकरानी के साथ। सवाल, शक और सन्नाटा तीनों एक साथ उसके दिल में समा चुके थे। शाम तक शेरू भूखा बैठा रहा। उसकी आंखें अब बुझी बुझी लग रही थीं, लेकिन शहजादी का दिल पत्थर बना हुआ था। उसने खिड़की से भी न झांका कि वो किस हाल में है। रात आई, चांद निकला, बाग की पत्तियां सरसराईं, मगर शहजादी की आंखें बंद रहीं। वो अपने तकिए से लिपटी रही, लेकिन उसकी नींद लहूलुहान थी। सुबह नर्म धूप जब महल की दीवारों पर पड़ी, तो शहजादी की आंख खुली।
बदन भारी लग रहा था, जैसे दिल का बोझ जिस्म में उतर आया हो। उसने कमर सीधी की और आवाज दी, कंचा को बुलाओ। चंद लम्हों बाद 2-3 नौकरानियां कमरे में हाजिर हुईं, लेकिन कंचा उनमें नहीं थी। शहजादी ने पलकों को बंद किया। कंचा कहाँ है? नौकरानियों के चेहरे उतर चुके थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि सीधे सीधे कुछ कहे। मैंने कुछ पूछा है। शहजादी की आवाज अब तीखी थी। कंचा कहाँ है? एक नौकरानी ने कांपती आवाज में कहा, शहजादी साहिबा, आप खुद आ जाइए, बाग की दीवार पर कुछ लिखा है। शहजादी का दिल धड़कने लगा। बगैर कुछ बोले उसने अपना रेशमी चोगा उठाया और बाहर की तरफ चल दी। उसके कदम तेज थे, लेकिन आंखों में बर्फ जैसी ठंडक और आग जैसा गुस्सा दोनों भरे हुए थे। जब वो बाग की पिछली दीवार तक पहुंची तो वहां का मंजर उसका दिल चीर गया। पुरानी ईंटों पर काले काजल जैसी स्याही से लिखा था, कौन आएगा कंपन के देश, कौन काटेगा कंचा के केस। हर लफ्ज जैसे ताना मारता हो, जैसे एक जिंदा थप्पड़ उसकी अस्मत पर पड़ा हो, जैसे एक ताज जो उसके लिए शान की निशानी था अब सवाल बन गया हो। उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया, होंठ कांपने लगे। उसने वो अल्फाज जोर से दोहराए, कौन आएगा कंपन के देश, कौन काटेगा कंचा के केस। अब कोई शक बाकी नहीं रहा था। बकरा शेरू असल में इंसान था। बादशाह सुल्तान शेर बहादुर इस वक्त मुल्क के एक सरहदी सफर पर गया हुआ था। महरीन जानती थी कि उसके लौटने में अब भी वक्त है, लेकिन वो एक पल भी और इंतजार नहीं कर सकती थी। इज्जत पर चोट खाई थी, मोहब्बत का मजाक बनाया गया था, एक धोखा जो किसी दुश्मन ने नहीं, कंपन देश के एक शहजादे ने दिया था, और अब ललकार कर चला गया। शहजादी सीधी अपनी अम्मा के पास गई। अम्मा, उसकी आवाज में नमी नहीं थी बल्कि तलखी थी। मैं कंपन देश जाना चाहती हूं। वो शहजादा जिसने बकरा बनकर मेरी आंखों में धूल झोंकी, मेरी नौकरानी को फुसला कर ले गया और ऊपर से मुझे ललकारा, अब वो मेरी खामोशी का जवाब लेगा। मां ने बेटी की आंखों में गुस्से की आग देखी। उसने बहुत समझाया, बेटी, तुम एक शहजादी हो, तुम्हारी जगह तख्त के पास है, मैदान जंग में नहीं। अम्मा, महरीन बोली, अब बात सिर्फ तख्त की नहीं है, इज्जत की है, और इज्जत की हिफाजत तख्त पर बैठकर नहीं, मैदान में उतर कर की जाती है। मां जानती थी कि महरीन जिद्दी है। आखिरकार भारी दिल से उसने इजाजत दे दी, लेकिन महरीन जानती थी कि एक शहजादी की सवारी, जेवर और लिबास उसे पहचानवा देंगे और शायद रास्ता रोक देंगे। इसलिए उसने लड़कों वाला भेष अपनाया। छोटे बालों का नकली साफा, सीधी कटदार पगड़ी, मोटा अंगरखा, कमर में तलवार और रूमाल में थोड़े से सिक्के। एक घोड़े पर सवार होकर उसने कंपन देश की तलाश में सफर शुरू किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल ये थी, कंपन देश का कोई पता नहीं था। महल की किताबों में उसका जिक्र सिर्फ एक पुराने दुश्मन के तौर पर हुआ था, मगर कोई नक्शा नहीं, कोई रास्ता नहीं। महरीन ने गांव गांव घूमना शुरू किया, जंगलों के बीच से गुजरी, नदियों के किनारे रातें गुजारी। कभी कभी उसे मीलों तक कोई इंसान नहीं मिलता। घोड़ा थक जाता तो वो खुद कंधे से सामान लटकाकर पैदल चलती। धूल उसकी पगड़ी में भर जाती और चेहरे पर स्याह धब्बे छा जाते। कभी भूख लगती तो झरनों का पानी पीती, कभी किसी राहगीर से एक रोटी मिलती। दिन, हफ्ते और फिर पूरा महीना गुजर गया, लेकिन कंपन देश अब भी एक सपना था। एक दिन दोपहर के वक्त, जब आसमान पर सूरज बहुत तेज था और जंगल की छांव भी बेचैन थी, महरीन घने पेड़ों के नीचे एक थके हुए घोड़े से उतरी और एक पेड़ की जड़ पर बैठ गई। उसका जिस्म थका हुआ था, पैर धूल से भरे हुए थे और होंठों पर खामोशी की चादर थी। उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में इधर उधर देखा। उसी वक्त उसकी नजर पड़ी सामने झाड़ियों के उस पार एक झोपड़ी। इतने गहरे सुनसान जंगल में झोपड़ी। उसके माथे पर शिकन उभरी, मगर दिल ने कहा, जाओ देखो, हो सकता है वहां कुछ पानी, कुछ आराम मिल जाए। वो झोपड़ी की तरफ बढ़ी। छत पुराने पत्तों से बनी थी, दीवारें मिट्टी और बांस की थीं। दरवाजा अध खुला था। अंदर बैठा था एक बूढ़ा बाबा, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में गहराई और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उम्र कोई 90 साल के आसपास होगी, मगर आवाज अब भी मजबूत थी। जैसे ही महरीन अंदर गई, बाबा ने बिना आंख उठाए कहा, लड़की,
तुम लड़का बनकर क्यों घूम रही हो? शहजादी चौंक गई। ये कैसे मुमकिन है? उसका भेष तो इतना मर्दाना था कि पिछले 30 दिन में किसी ने शक तक नहीं किया। आपने कैसे पहचान लिया? महरीन ने पूछा। बूढ़ा बाबा मुस्कुराया। महरीन फूट पड़ी। उसने सब कुछ बता दिया। शेरू नाम का बकरा जो इंसान निकला, वो कंचा को लेकर चला गया और जाते जाते दीवार पर अपनी ललकार छोड़ गया। बूढ़े बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, उस शहजादे को भेष बदलने का तरीका मैंने ही बताया था। बहुत शरारती लड़का है, मगर मैं नहीं जानता था कि वो किसी शहजादी के दिल के साथ ऐसा खेलेगा। क्या आप कंपन देश को जानते हैं? महरीन ने पूछा। बूढ़े बाबा ने अपनी छड़ी जमीन पर टेकते हुए कहा, जानता हूं और बताऊंगा भी, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक शहजादी नहीं। उसने झोपड़ी के कोने से एक पुराना नक्शा निकाला। नक्शा मिट्टी में लिपटा हुआ था, मगर उस पर रास्ते, दरिया, जंगल और सीमाएं दर्ज थीं। ये लो, ये है कंपन देश का रास्ता, मगर याद रखो, वहां पहुंचना आसान है, मगर वहां टिकना मुश्किल। वहां के लोग बाहर वालों से नफरत करते हैं, और शहजादी हो या भिखारन, सबकी पहचान छीन ली जाती है। महरीन ने सिर हिलाया। अगर मेरी पहचान छीन भी ली जाए, तब भी मेरा हौसला कोई नहीं छीन सकता। बाबा मुस्कुराए। जाओ बेटी, अब कंपन देश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शहजादी ने शुक्रिया अदा किया। नक्शा संभाला, अपने घोड़े पर सवार हुई। अब उसकी चाल में थकावट नहीं, बल्कि एक सख्त इरादा था। अब वो जा रही थी कंपन देश की तरफ। कंपन देश की सरहद से दाखिल होने में 3 दिन लगे थे। रास्ते तंग, जंगल भरे हुए और दरिया कभी चुप तो कभी बेकाबू। लेकिन शहजादी महरीन हर मुश्किल को पार करती गई। उसके दिल में अब कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ एक मकसद था, बदला। उसने कहा, जिसने मुझे ललकारा है वो अब मेरे सामने गिरेगा, और जो मेरी वफादारी का मजाक बना गया, अब उसकी हकीकत सबके सामने आएगी। कंपन देश एक अजनबी दुनिया थी। वहां के लोग अलग लहजे में बात करते थे, कपड़े अलग पहनते थे और बाहर से आए लोगों को शक की नजरों से देखते थे। इसलिए महरीन ने लड़के का भेष और मजबूत बना लिया था। अपने होंठों पर मिट्टी रगड़ ली, चेहरे पर धूप की स्याही और चाल में मर्दों जैसा एतमाद। उस दिन दोपहर का वक्त था, जब वो एक पतली गली से गुजर रही थी। हवा में अजीब सी गर्मी थी, मगर गली के एक छोर पर एक हरा भरा बाग नजर आया। वहीं एक किनारे बैठी थी एक बूढ़ी औरत, झुकी कमर, सफेद बाल और कांपते हाथ, मगर फूलों को बड़ी मेहनत से जोड़ रही थी। हर फूल के साथ एक नाजुक धागा, और हर धागे में एक लम्हा बसा हुआ था। शहजादी कुछ देर उसे देखती रही, फिर आगे बढ़ी और नरमी से बोली, अम्मा, इतनी उम्र में ये मेहनत क्यों? फूल तोड़ रही हो, हार बना रही हो, आराम क्यों नहीं करती? बूढ़ी औरत ने आंखें उठाकर उसे देखा। उसमें थकान थी, मगर बातें सीधी थीं। बेटा, बादशाह के महल में काम करती हूं। उनका बेटा है शहजादा अरहान। उसी का नाम है अरहान। उसने कुछ दिन पहले एक काली लड़की को महल में लाया है। कुछ अलग सी है वो लड़की। उसके बाल बहुत घने और लंबे हैं। वो कहता है उसे हर रोज फूलों का ताजा हार चाहिए। मैं वही बना रही हूं। ये सुनकर जैसे शहजादी का दिल एक पल को कांप उठा। काली लड़की, बालों में फूल, शहजादा अरहान। उसका शक यकीन में बदलने लगा। कंचा, वो नाम अब जहन में लहू बनकर दौड़ रहा था। उसने अपने आप को संभाला और बड़ी संजीदगी से कहा, अम्मा, आप बैठिए, आप थक चुकी हैं, मैं ये हार बना देता हूं। बूढ़ी थोड़ी चौंकी, मगर उस लड़के की आंखों में सलीका और लहजे में अदब देखकर मुस्कुरा दी। अच्छा बेटा, बना ले, देखूं कितने काम के हो। शहजादी ने फूल उठाए और इस बार उसके हाथ कांपे नहीं। हर फूल में अब वो अपना गुस्सा बुन रही थी। हर धागा अब उसकी खामोशी की चिल्लाहट बन चुका था। कभी उसके हाथों ने जाफरान बकरा को खिलाया था, आज वही हाथ कंचा के लिए फूलों का हार बना रहे थे। मगर इरादा अब मोहब्बत नहीं, बदला था। कुछ ही देर में उसने 3 हार तैयार कर दिए। बूढ़ी औरत हैरान रह गई। बेटा, तेरे तो हाथ बहुत तेज हैं, तू कोई मामूली लड़का नहीं लगता। शहजादी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अम्मा, मैं काम के सिलसिले में यहां आया हूं। कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए महल में तो 2 वक्त की रोटी के लायक बन जाऊं। बूढ़ी ने गहरी नजर से देखा। तू अच्छा है, चल मेरे साथ घर चल, मैं महल में तेरी बात करूंगी।
बादशाह तो अब बूढ़ा हो चला है, मगर उसके बेटे अरहान का दिल बड़ा बेपरवाह है। उसे रोज नए नए चेहरों की तलाश रहती है। तेरी तेजी देखकर लगता है तुझसे काम जरूर लेगा। शहजादी ने उस बूढ़ी की बात पर कोई सवाल नहीं किया, बस तीनों हार उठाए, अम्मा को थमाए और चुपचाप उसके साथ हो ली। अब रास्ता खुल चुका था। अगले दिन सुबह की हल्की धूप महल की ऊंची दीवारों पर बिखरी हुई थी। हवाओं में अब फूलों की ताजगी घुली थी, वो फूल जो शहजादी महरीन ने अपने हाथों से हार की शक्ल में पिरोए थे। महल के बाग में जैसे ही बूढ़ी औरत कंचा को हार थमाकर लौटी, उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि एक ताज़ा राहत थी। ये राहत इसलिए नहीं कि उसने अच्छा काम कर दिया था, बल्कि इसीलिए कि उसने अब अपने भीतर उस राज को छुपा लिया था जो अगले दिन उजागर होने वाला था। कंचा को वो हार बहुत पसंद आए। उसने हर हार को उलट पलट कर देखा, फूलों की ताजगी को महसूस किया और मुस्कुराकर कहा, ये हार किसने बनाए? बूढ़ी ने लम्हे भर की सोच के बाद जवाब दिया, मेरी भांजी आई है, उसी ने बनाए हैं। कंचा के चेहरे पर दिलचस्पी की लहर दौड़ गई। कल उसे भी साथ लेकर आना, वो हमारे बाल संवार देगी और हमारे लिए नए नए हार भी बनाएगी। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया, जैसी आपकी मर्जी। महल से बाहर आते ही वो सीधी अपने घर लौटी और शहजादी महरीन को सारी बात बताई। महरीन ने ध्यान से सब कुछ सुना और फिर मुस्कुराई। उस मुस्कान में तसल्ली नहीं, एक चाल की कामयाबी थी। अम्मा, तुम फिक्र मत करो, महरीन बोली। अब जो काम तुमने कहा है वो भी मैं निभा दूंगी, मगर अब लड़की के भेष में। थोड़ी ही देर में महरीन ने अपने चेहरे पर हल्का सा कालापन लगा लिया, नाक की बनावट को ढांपा, होंठों पर हल्की रेखाएं खींची और बालों को साध लिया। उसने खुद को इस तरह तैयार किया कि देखने वाला न पहचान सके कि ये वही बादशाह की बेटी महरीन है। बूढ़ी औरत ने जब देखा तो दंग रह गई। बेटा, तू तो बिल्कुल लड़की लग रही है और कोई नहीं पहचान पाएगा। अगले दिन सूरज के चढ़ते ही महरीन बूढ़ी औरत के साथ महल पहुंची। महल के बाग की गलियों से गुजरती हुई जब वो कंचा के कमरे तक पहुंची तो कंचा एक पल को चौंकी, मगर फिर मुस्कुराई। अच्छा, तो तुम ही हो वो लड़की जिसने वो प्यारे प्यारे हार बनाए थे? महरीन ने सिर हिला लिया। जी, मैं ही थी। अब जरा मेरे बालों की मालिश करो, कंचा ने कहा, और तुम बुढ़िया जरा बाकी महल के काम देखो। बूढ़ी ने धीरे से मुस्कुराकर सिर हिलाया और बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ दो लोग थे, कंचा और महरीन। कंचा एक आलीशान गद्देदार तकिए पर बैठी थी, बाल खुले हुए, आंखें बंद। और महरीन, उसकी उंगलियों में अब नरमी नहीं, एक ठंडी साजिश थी। धीरे धीरे वो कंचा के सिर की मालिश करने लगी। कंचा को मालिश इतनी सुकून भरी लगी कि कुछ ही मिनटों में वो नींद की आगोश में चली गई। महरीन की आंखों में अब शिकंजा कस चुका था। उसने झट से कमर से छोटी सी छुरी निकाली, वो छुरी जो उसने रास्ते में अपने बचाव के लिए ली थी, आज के इस इम्तिहान में काम आने वाली थी। उसने बालों का गुच्छा पकड़ा और एक झटके में कंचा के बाल काट डाले, इतना तेज, इतना बेआवाज कि न नींद टूटी न हवा थमी। बालों का गुच्छा थैली में रखकर महरीन ने दीवार की तरफ रुख किया और कोहनी से जरा सा कालापन हटाकर अंगुली में स्याही घोली। दीवार पर उसने लिखा, हम आए कंपन के देश, हमने काटे कंचा के केस। हर लफ्ज जैसे तलवार का वार था। उसने उस दीवार को एक आखिरी बार देखा और फिर बगैर किसी को बताए धीरे धीरे महल से बाहर निकल गई और किसी को बिना बताए बुढ़िया के घर आई और अपना घोड़ा लिया और दोबारा अपने मुल्क की तरफ वापस आने लगी। शाम का वक्त था। कंपन देश के महल में झूमर हल्की रोशनी फैला रहे थे, लेकिन शहजादा अरहान के दिल में बेचैनी की लहर थी। उसका अंदाज बदला बदला सा था। आंखों में शिकवा नहीं था, हुकूमत थी, और आज वो उसी हुक्म का इस्तेमाल करने वाला था। वो सीधा कंचा के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर बिना दस्तक दिए अंदर दाखिल हुआ। कंचा उस वक्त एक नए रेशमी जोड़े में बैठी थी। दुपट्टा सिर पर था, होंठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में बेताबी। शहजादा अरहान ने बगैर कोई बात की सख्त आवाज में कहा, कंचा, अपने सिर से दुपट्टा हटाओ, मैं तुम्हारे बाल देखना चाहता हूं। कंचा हिचकी। मगर शहजादे सलामत, आज मुझे थोड़ा बुखार है, बाल खोलना। मैंने कहा, दुपट्टा हटाओ। कंचा कांपते हाथों से दुपट्टा हटा देती है और अगले ही लम्हे
शहजादा अरहान की आंखें आग की तरह चमक उठती हैं। कंचा के सर पर बाल थे ही नहीं, सिर पूरी तरह से हल्का, सिर्फ इधर उधर थोड़ी बहुत लटें रह गई थीं। अरहान की सांसें थम गईं। उसकी आंखों में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। कंचा, तेरे बाल कहाँ गए? कंचा को अब तक खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो चुका है। उसने फौरन अपने हाथ सर पर फेरे, और जब उसकी उंगलियां बालों के बजाय खाली खोपड़ी पर फिरने लगीं तो उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकल गई। ये क्या हुआ? ये किसने किया? शहजादा अरहान ने बगैर कुछ कहे तेजी से कमरे से बाहर कदम रखा और उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां कंचा रोज अपने बालों की देखभाल करवाती थी, जहां वो फूलों के हार सजवाती थी, जहां उसने पहली बार वो लड़की को बुलाया था जिसे उसने बूढ़ी की भांजी समझा था। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा धकेला। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। कुर्सी, दर्पण, कुछ टूटे हुए फूल, और दीवार पर गाढ़े काले अक्षरों में लिखा था, हम आए कंपन के देश, हमने काटे कंचा के केस। शहजादा अरहान ने वो अल्फाज 2 बार पढ़े। पहले बार में शक, दूसरी बार में सवाल, फिर गुस्सा। उसके हाथों की मुट्ठी भींच गई, आंखें सुर्ख हो गईं। उसने मुड़कर देखा। कंचा वहीं खड़ी थी, आंखें झुकी हुईं, होंठ कांपते हुए। अरहान उसके पास पहुंचा और एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर जड़ दिया। तेरे जैसे बेवकूफ इंसान से मोहब्बत की थी मैंने, सिर्फ तेरे बालों के लिए, और तू इतनी भी नहीं समझ सकी कि मेरी दुश्मन मेरे ही महल में आई, तुझे बेइज्जत किया और तू सोती रही। कंचा कांपती रही। उसके होंठ कुछ कहने को हिले, मगर आवाज न निकली। वो शहजादी महरीन थी, उसी ने तेरे केस काटे और मुझे जवाब दिया। अब मैं भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले तू अब इस महल की नौकरानी भी नहीं है। अरहान ने हाथ उठाकर सिपाही को आवाज दी, इस औरत को महल से निकाल दो, अब ये यहां कभी ना दिखाई दे। कंचा के चेहरे पर अब आंसू थे और वो चुपचाप बगैर कुछ बोले महल से निकाल दी गई। उधर शहजादी महरीन अपना काम कर चुकी थी। वो अब अपने मुल्क लौट चुकी थी। थकी हुई जरूर थी, मगर उसकी आंखों में सुकून था। वो जानती थी कि उसने सिर्फ बाल नहीं काटे, उसने अपनी बेइज्जती का हिसाब लिया है। शहजादी महरीन को अब 15 दिन हो चुके थे अपने मुल्क लौटे हुए। उस सफर की थकान अब उसके जिस्म से उतर चुकी थी, लेकिन दिल में जो सुकून था वो उसकी चाल में घुल चुका था। महल के हर कोने में अब उसकी बहादुरी की चर्चा थी। लौंडियां अब उसे पहले से ज्यादा आदाब करती थीं, और महल के सिपाही भी उसकी तरफ देखते हुए अपनी नजरें झुका लेते। वो अब सिर्फ एक शहजादी नहीं रही थी, एक लड़की का बदला लेने वाली एक निडर बेटी बन चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, वो अब खुद पर फख्र करना सीख चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक सुबह जब आसमान साफ था और महल की छत पर धूप खिली हुई थी, दरवाजों पर दस्तक हुई। दरबान तेजी से अंदर आया और ऐलान किया, कंपन देश से कुछ सिपाही और एक वजीर मुलाकात के लिए आए हैं। सुनते ही महल में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। बादशाह, जो कुछ ही दिन पहले सफर से लौटे थे, तुरंत दीवान खाने में तशरीफ ले आए। शहजादी महरीन भी बालकनी से ये सारा मंजर देख रही थी। चेहरा सख्त, आंखों में नमी नहीं, लेकिन दिल की धड़कन जरूर तेज थी। वजीर सीधा बादशाह के सामने खड़ा हुआ। बादशाह सलामत, उसने कहा। मैं कंपन देश से आया हूं, एक ऐसे पैगाम के साथ जिसमें शर्मिंदगी भी है और एक ख्वाहिश भी। बादशाह ने इशारे से उसे बैठने को कहा। वजीर ने बात आगे बढ़ाई। जो बकरा आपने खरीदा था वो कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि हमारे मुल्क का शहजादा अरहान था। आपको, आपकी शहजादी और आपके पूरे महल को धोखे में रखना उसका जुर्म था। उसने आपकी नौकरानी को अपने साथ ले जाकर दूसरी गलती की, मगर आपकी बेटी शहजादी महरीन ने जो किया, उसने हमारे शहजादे को आईना दिखा दिया। आज वो शर्मिंदा है, मगर मोहब्बत अब भी जिंदा है। बादशाह चुपचाप सुनते रहे। वजीर ने सिर उठाया। हमारा शहजादा अरहान अब आपसे और आपकी बेटी से रिश्ता मांगता है। अगर आप इजाजत दें तो हम आपकी बेटी का हाथ अपने शहजादे के लिए मांगते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक बादशाह ने कुछ नहीं कहा, फिर सीधा अपनी बेटी की ओर देखा, जो अब बालकनी से सीढ़ियां उतरकर दीवान खाने में दाखिल हो चुकी थी। चेहरे पर वही सख्ती,
लेकिन अब लिबास में कुछ नरमी भी थी। बादशाह बोले, ये फैसला मेरी बेटी का है, जो वो कहेगी वही हुक्म होगा। शहजादी महरीन ने धीरे धीरे वजीर की तरफ देखा और सधे लहजे में बोली, तुम शादी का पैगाम लेकर आए हो? उस शहजादे का जो बकरा बनकर हमारे घर घुसा, हमारी नौकरानी को फुसला कर ले गया और फिर हमें ललकारा भी। वजीर ने सिर नीचे कर लिया। महरीन की आवाज अब और तेज हो गई। और क्या तुम भूल गए कि वो क्या लिख गया था हमारी दीवार पर? वो लफ्ज आज भी हमारे दिल में जख्म बनकर दर्ज हैं। कौन आएगा कंपन के देश, कौन काटेगा कंचा के केस। सारे दरबार में सन्नाटा था। महरीन ने गहरी सांस ली और आगे कहा, अगर रिश्ता चाहिए तो पहले उसे लेकर आओ, सामने खड़ा करो, हमसे माफी मांगो, हमारी आंखों में आंखें डालकर कहे कि जो उसने किया वो गलत था। उसके बाद देखेंगे कि रिश्ता मुमकिन है या नहीं। वजीर ने कहा, जो हुक्म शहजादी साहिबा। मैं ये पैगाम लेकर हमारे शहजादे और अपने बादशाह तक पहुंचाऊंगा। वो उठ खड़ा हुआ, आदाब किया और अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो गया। 3 दिन का लंबा सफर तय करके वजीर आखिरकार वापस कंपन देश पहुंचा। घोड़ा थक चुका था, मगर वजीर के सीने में अब भी शहजादी महरीन के तीखे अल्फाज गूंज रहे थे। वो सीधा महल पहुंचा और बादशाह व शहजादा अरहान के सामने पेश हुआ। बादशाह सलामत, उसने कहा। शहजादी को रिश्ता मंजूर है, मगर शर्त के साथ। उन्होंने कहा है कि शहजादा अरहान खुद उनके महल आए, आंखों में आंखें डालकर अपनी गलती माने, माफी मांगे और फिर रिश्ता तय हो। बादशाह ने गहरी सांस ली, फिर अपने बेटे से कहा, तुमने धोखा दिया अरहान। वो भी एक ऐसे घर को जिसने तुम्हें इज्जत दी, अपना समझा, जानवर समझकर भी मोहब्बत दी। अब वक्त है कि तुम अपने किए का बोझ उठाओ, जाओ और जो फैसला हो उसे कबूल करो। शहजादा अरहान ने सिर झुकाया। वो अब सच में शर्मिंदा था। चंद सिपाहियों के साथ वो रवाना हुआ, उसी रास्ते पर जहां से कभी बकरा शेरू की शक्ल में लौटा था, आज इंसान बनकर जा रहा था। सफर लंबा था, जंगल, दरिया, पहाड़ सब पार करता हुआ जब वो महरीन के महल पहुंचा तो दरबानों ने उसे इज्जत से अंदर आने दिया। मगर महल के अहाते में दाखिल होते ही जो मंजर उसने देखा तो हैरान रह गया। शहजादी महरीन एक सवारी पर बैठी थी, लेकिन अकेली नहीं। उसके साथ एक काला नौकर बैठा था। दोनों एक ही घोड़े पर सवार, मुस्कुराते हुए, आपस में कोई हल्की फुल्की बात करते हुए। अरहान की आंखें जल उठीं। वो गुस्से में कांपने लगा। शहजादी महरीन, मैं तो शर्मिंदा होकर आया हूं, रिश्ता मांगने आया हूं, और आप एक गुलाम के साथ एक ही घोड़े पर बैठी हैं। शहजादी घोड़े से उतरी, धीरे धीरे उसके पास आई। उसके चेहरे पर न तो हंसी थी न गुस्सा, सिर्फ एक चुप सी चमक थी। क्या आपको बुरा लगा? उसने सीधा सवाल किया। अरहान भड़क उठा। हां, बहुत बुरा लगा। महरीन मुस्कुराई। फिर उसने अपने साथ खड़े उस काले नौकर की तरफ इशारा किया और कहा, इधर आओ। वो नौकर सामने आया, चेहरा नीचे, चाल में संजीदगी। अब बताइए शहजादा अरहान, क्या अब भी आपको बुरा लगता है? अरहान ने ध्यान से उस नौकर को देखा और पल भर में पहचान गया। वो कोई और नहीं बल्कि कंचा थी। ये कंचा? अरहान हक्का बक्का रह गया। महरीन ने कहा, जिसके बालों पर तुम फिदा थे, जिसकी खूबसूरती ने तुम्हें मोहब्बत की झूठी जंग में डाल दिया, आज वही कंचा जब भेस बदल ले तो तुम उसकी इज्जत न पहचान सको। अब समझ आया, इज्जत सिर्फ रंग, बाल और जिस्म से नहीं होती, हिम्मत और सच्चाई से होती है। अरहान के चेहरे से सारा गरूर उतर चुका था। वो बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, महरीन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे मोहब्बत तो की, लेकिन समझ नहीं सका कि मोहब्बत इज्जत मांगती है, छल नहीं। मैं सचमुच शर्मिंदा हूं। महरीन ने लंबी सांस ली। चलो पहले अपने अब्बा से बात करते हैं, जो फैसला होगा वो वहीं करेंगे। दोनों महल के दीवान खाने में पहुंचे, जहां बादशाह सुल्तान शेर बहादुर पहले से मौजूद थे। अरहान ने आदाब किया और कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपसे भी धोखा किया, आपकी बेटी से भी, मगर अब मैं अपनी गलती मान चुका हूं, और अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूं। बादशाह ने महरीन की तरफ देखा। शहजादी ने धीमे मगर साफ लहजे में कहा, बाबा, मैंने इसे माफ कर दिया है, अब ये अपनी गलती पर शर्मिंदा है।
बादशाह ने एक गहरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरी बेटी। कुछ ही हफ्तों बाद शहजादी महरीन और शहजादा अरहान की शादी बड़े धूमधाम से हुई। दो मुल्कों के रिश्ते जुड़ गए, मगर उससे भी ज्यादा दो इंसानों के दिल जुड़ गए। शादी के बाद महरीन ने एक दबी मुस्कान के साथ कहा, अब लोग पूछेंगे तुम्हारी शादी किससे हुई? अरहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक शहजादी से। मगर लोग ये भी कह सकते हैं कि एक शहजादी की शादी एक बकरे से हो गई।